4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। चौथी जमात माहौल का मुताला हिस्सा 1, उसका सबक नंबर 2, जानदारों का बाहमी ताल्लुक़। इससे क़ब्ल आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इससे क़ब्ल की वीडियोस देख सकें और साथ ही साथ आइंदा आने वाली वीडियोस की भी आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए इस सबक में हम जानदारों के बाहमी ताल्लुक़ के बारे में मालूमात हासिल करने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक पहेली दी हुई है, आपको इस पहेली को बूझना है और साथ ही साथ इसे कमेंट में बताना है कि इसका जवाब क्या है। भरी दोपहर छाँव घनेरी, रुक जाना दो घड़ी, तना है मोटा पेड़ पुराना, दाढ़ी उसकी बड़ी बड़ी। इसका जवाब क्या है आपने समझ गए होंगे। चलिए हमें अब कमेंट में आप बताइए। माहौल में कई नबातात मौजूद हैं और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ये हमारे लिए मुफीद साबित होते हैं। यहाँ कुछ नाम दिए हैं, देखिए इसके पत्ते हम इस्तेमाल करते हैं। पान है, ढाक, मेथी, अडुलसा और कड़िया पात, जिसे हम कड़ी पत्ता भी कहते हैं। अब इसमें से आप बताइए कि आप किसके पत्ते इस्तेमाल करते हैं और वो क्यों हमारे लिए मुफीद हैं। जानदारों की ज़रूरतें माहौल से पूरी होती हैं। हवा, पानी, ग़िज़ा और मस्कन जैसी हमारी कई ज़रूरतें हैं, ये हमारी ज़रूरतें माहौल से पूरी होती हैं। तमाम जानदारों के लिए हवा, पानी, ग़िज़ा ज़रूरी होती है। माहौल ही से ये ज़रूरतें पूरी होती है, लेकिन हर किस्म के जानदारों की ज़रूरतों में फ़र्क होता है। दिन भर में चूहा जितना पानी पीता है, इतने पानी में हाथी की एक वक्त की प्यास भी नहीं बुझ सकती है। अब देखिए आपसे कुछ सवालात हैं। तितली फूलों पर मौजूद मीठे रस से अपनी भूख मिटाती है, क्या मेंढक ऐसा कर सकता है? बकरी दरख्तों के पत्ते खाती है, क्या शेर भी वही खाएगा? मछली पानी में सांस ले सकती है, क्या कबूतर ऐसा करेगा? पानकस पानी में नशुरमा पाता है, क्या इसी तरह लींबू और बैगन भी पानी में उग सकते हैं? इसके जवाबात आप सोचिए और बताइए कि ऐसा क्यों होता है। अब देखिए हमें एक तजुर्बा करना है। हींग के खाली 2 डब्बे लीजिए, इनको 1 नंबर और 2 नंबर दीजिए। इसमें इतनी मिट्टी डालिए कि वो पूरे पौन भर जाएं। बीज बोने के लिए पानी डालकर मिट्टी को कुछ गीला कर लीजिए। अब इसमें आपको अखवा निकली हुई मटकी के 2 बीज दोनों डब्बों में डालना है। डब्बा नंबर 1 को रोज़ाना सिर्फ 1-2 चमचे पानी देना है और डब्बा नंबर 2 को रोज़ाना 4-5 चमचे पानी दीजिए। ये अमल 6 दिन तक दोहराइए। इससे देखिए आपको क्या मालूम होगा। नंबर 1 डब्बे का पौधा अच्छी तरह से नशुरमा पा गया है, लेकिन नंबर 2 का डब्बे का पौधा सड़ने लगा है। अभी क्यों हुआ? क्योंकि देखिए जो आबी नबातात नहीं होती वो दलदली ज़मीन में नहीं रह सकती। ज़रूरत से ज़्यादा पानी मिलने पर वो सड़ जाती हैं। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि हर किस्म की जानदार की ज़रूरतें जहाँ पूरी होती है वो वहीं पाए जाते हैं। अब इस तस्वीर में देखिए शेर नज़र आ रहा है आपको। शेर के जिस्म पर पट्टे होते हैं। शिकार के लिए शेर घास में छुपकर घात लगाता है। शेर के जिस्म के पट्टों की वजह से शिकार को शेर का पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो झाड़ियों में छुप जाता है। घास के खित्ते में हिरन, नीलगाय, जंगली गाय जैसे हैवानात होते हैं। भूख लगने पर शेर इन्हें खाकर अपना पेट भर सकता है। गर्मियों में भी ना सूखने वाले पनघट का करीब होना और इस इलाके में घनी झाड़ियाँ, ऊंची घास या पहाड़ी गार का होना भी ज़रूरी है ताकि मस्कन के लिए शेर को ठिकाना मिल सके। यानी कि जहाँ पर पानी पाया जाता है और जहाँ पर घनी झाड़ियाँ और कोई गार, गुफा वगैरह होते हैं, वहाँ पर यकीनन शेर पाया जाता है, वो शेर का ठिकाना कहा जाता है। ये देखिए तस्वीर में शेर आपको दिखाई गया है। इंसान अपनी कुछ ज़रूरतें पूरी करने के लिए मुख्तलिफ जानवर पालता है। वो पालतू जानवरों से बेहद मोहब्बत करता है, उनकी अच्छी तरह से देखभाल करता है, उनको ग़िज़ा पानी देता है। जानवर बीमार हो जाएं तो उनका इलाज भी करवाता है। इन जानवरों से इंसान को भी कई चीज़ें हासिल होती हैं, मसलन दूध, गोश्त, अंडे, जैसी ग़िज़ाई अशिया जानवरों से इंसानों को हासिल होती हैं। कुछ जानवर बोझ उठाने या बार बर्दारी और गाड़ियाँ खींचने के भी काम आते हैं। ज़राअत जैसे सख्त मेहनत के काम करने के लिए भी वो पालतू जानवरों से मदद लेता है। कुत्ता घर की रखवाली करता है। भेड़ इंसान को ऊन हासिल होता है। पालतू जानवर भी इंसान से मानूस हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि गोबर भी इंसान के लिए कुछ फ़ायदेमंद साबित होता है। गाय भैंस के गोबर से उपले बनाए जाते हैं और उससे जो है
इसे जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देही इलाकों में ये ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है, मगर उससे धुआं बहुत पैदा होता है। इसके इस्तेमाल से गाय और बैल के गोबर से गोबर गैस भी तैयार की जाती है, लेकिन उस गैस से धुआं पैदा नहीं होता, इसीलिए ये इसे भी ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भेड़ बकरियों की जो मेंगनियाँ तैयार होती है उससे खाद तैयार करते हैं, और ये खाद किसान इस्तेमाल करके अपने खेतों में उसे डालते हैं। ये देखिए तस्वीर में लोग जानवर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सफ़र का काफिला लेकर वो आगे जा रहे हैं, और सामान ढोने के लिए भी जानवरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जानवर हमारे दोस्त हैं, हमें उन्हें सताना नहीं चाहिए। ख़ास तौर पर कुत्ते बिल्लियों के साथ छोटे बच्चों का सुलूक बहुत बुरा होता है, वो उन्हें पत्थर मारते हैं, सताते हैं, तो इस तरीके से आप अमल ना करें, ये गैर इस्लामी है। इंसान को जिस तरह हैवानात की ज़रूरत होती है, इस तरह नबातात की भी ज़रूरत होती है। अनाज, सब्जियां, फल वगैरह इंसान को नबातात ही से हासिल होते हैं। इंसान को फूल भी बहुत पसंद होते हैं। मुख्तलिफ़ मौक़ों पर हम फूलों का इस्तेमाल करते हैं। हमें फूल भी नबातात से ही हासिल होते हैं। सूती कपड़ों के लिए दरकार कपास भी नबातात से ही मिलती है। इस तरीके से नबातात यानी दरख्त भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमारी ज़रूरतें पूरी करने वाले नबातात की हम बाज़ाब्ता तरीक़े से काश्त करते हैं, बीज बोते हैं। इस बात का ख्याल रखते हैं कि उन्हें ठीक तरह से पानी मिले, ज़रूरत के मुताबिक खाद मिले। कीड़ों से बचाने के लिए उन्हें कीड़मार दवा का छिड़काव भी करते हैं। नबातात भी हमें खूब फसल देती है और हमारी ज़रूरतें पूरी करती हैं। अब देखिए, माहौल के दूसरे जानदारों को भी ग़िज़ा माहौली से हासिल होती है। गिरगिट भूख लगने पर कीड़े खाता है। चंद किस्म के सांप चूहे और मेंढक खाते हैं। शेर हिरन खाता है। बकरियां और भेड़ें दरख्तों के पत्ते खाती हैं। गाय भैंस घास खाती हैं। यानी तमाम जानदारों को उनकी ग़िज़ा माहौली से हासिल होती है। अब नया लफ्ज़ देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, शजरी हैवानात। शजर का मायने है दरख्त। ज़िंदगी का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दरख्तों पर गुजरने वाले हैवानात को शजरी हैवानात कहा जाता है। जैसे कि गिलहरी हैं, बंदर हैं, जो कि आपको अक्सर दरख्तों पर ही नज़र आते हैं, वो शजरी हैवानात है। इनको कुछ फ़ायदे होते हैं। ऊंचाई पर रहने की वजह से इन्हें दुश्मनों से हिफाजत करना आसान होता है। इसके अलावा फल खाकर वो अपना पेट भरते हैं। उन्हें शजरी हैवान कहते हैं। जिन दरख्तों के सहारे वो ज़िंदा रहते हैं, इन दरख्तों को गैर महसूस तरीक़े से मदद भी करते हैं। शजरी हैवान इधर उधर जाते हैं। इनके फासिद मादों के ज़रिए फूलों के बीज माहौल में हर तरफ फैल जाते हैं, इसलिए नई जगह दरख्त उगते हैं, और बाज़ किस्म के परिंदे भी घोंसले बनाने के लिए इन दरख्तों का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, हमारे मुल्क में गर्मा, बारिश और सरमा जैसे मौसम होते हैं। गर्मा में हमें खूब गर्मी महसूस होती है। इस वक्त हम सूती कपड़े पहनते हैं, पानी भी ज़्यादा पीते हैं। बारिश के दिनों में बाहर जाते हुए भीगने से बचने के लिए छतरी का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग रेन कोट भी इस्तेमाल करते हैं, और सरमा में सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह इंसान पर तीनों मौसमों का असर होता है, इसी तरह दूसरे जानदारों पर भी असर होता है। जानदारों की दुनिया में मौसम के लिहाज से होने वाली तब्दीली हर साल हमें नज़र आती है। सरमा के मौसम को पतझड़ का मौसम कहते हैं, क्योंकि सरमा में कई दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं। जिन हैवानात के जिस्म पर बाल होते हैं, इनमें से अक्सर जिस्म के बाल घने होते जाते हैं, जिससे खुद ब खुद सर्दी से इनकी हिफाजत होती है। भेड़ों और कुछ किस्म की बकरियों और कुछ किस्म के खरगोशों में बालों का बढ़ना साफ नज़र आता है। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही आम के दरख्त पर फूल लगने लगते हैं और इसकी इब्तिदा होती है। इन फूलों को मोर या बोर कहा जाता है। यहाँ देखिए, आम के दरख्त पर इस तरीके से पहले फूल आते हैं। अब नया लफ्ज़ है कोम्पल। दरख्तों पर आने वाली नई पत्तियाँ, ये पत्तियाँ सुर्खी माइल होती हैं। बढ़ने के साथ साथ इनका रंग हरा हो जाता है, उन्हें कोम्पल कहा जाता है। अब देखिए, फरवरी का महीना ख़त्म होते होते सर्दी में कमी होने लगती है। मार्च महीना शुरू होते होते गर्मी महसूस होने लगती है। सरमा का मौसम ख़त्म होकर गर्मा का मौसम शुरू हो जाता है। तकरीबन उसी वक्त दरख्तों को कोंपलें फूटती हैं। जंगल में हर तरफ सुर्ख रंग की नर्म और नाजुक कोंपलें नज़र आती हैं। कोयल की सुरीली आवाज़ भी कई जगह पर सुनाई देती है। गर्मा के मौसम में बाज़ारों में आम, तरबूज बड़ी तादाद में दस्तयाब होते हैं। ये इन फलों का मौसम होता है। महाराष्ट्र में हर जगह आम के दरख्त है, लेकिन कोकन आम के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। गर्मा के दौरान कोकन में आम के साथ साथ काजू की भी काश्त की जाती है। वो काजू का भी मौसम होता है। पहाड़ों की ढलवान पर हर तरफ काजू की झाड़ियों को लाल पीले बूंदे लगे हुए होते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर एक बात हम आपको बता दें कि काजू एक ऐसा फल है, ऐसा बीज है जिसका फल
اس کے اوپر ہوتا ہے، یعنی کہ یہ کاجو پھل کا بیج ہے جو کہ پھل کے باہر ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ہم آم کھاتے ہیں، آم کی گٹلی پھل اس آم کا بیج ہے، لیکن وہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ جام میں بھی بیج ہوتے ہیں، وہ اس کے اندر ہوتے ہیں، لیکن کاجو ایک ایسا بیج ہے جو پھل کے باہر آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ جون کے مہینے میں آسمان پر ہر طرف کالے بادل نظر آتے ہیں۔ بارش کا موسم شروع ہو جاتا ہے، تب تک بازار میں کٹہل، کروندے اور جامن ملنے لگتے ہیں۔ یعنی کہ یہ بتانے کا تعلق یہ ہے کہ ہر موسم کے حساب سے پھل دستیاب ہوتے ہیں، اور پھلوں کا کچھ ہر ایک موسم ہوتا ہے، اور ان کی موسم کی خصوصیت کی بنیاد پر ہی وہ پھل یہاں پائے جاتے ہیں۔ برسات اور گھاس اور برسات کے موسم میں اگنے والی دوسری چند نباتات کے بیج ہر طرف بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ بارش ہوتے ہی ان میں اخوا نکلتا ہے، گھاس اور دوسری چند نباتات بڑھنے لگتی ہے۔ اطراف میں ہر طرف سبزہ آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ کبھی کبھی شام میں 7 رنگوں کی قوس قزح نظر آتی ہے۔ قوس قزح جسے رینبو بھی کہا جاتا ہے، اس میں 7 رنگ ہوتے ہیں، اور اکثر یہ بارش کے دنوں میں ہمیں نظر آتی ہے۔ ہر طرف بارش ہوتے ہی مینڈک نظر آتے ہیں، کبھی کبھی ایک سر میں ان کی ٹرٹر سنائی دیتی ہے۔ برسات ختم ہوتے ہی دوبارہ سرما کا موسم آ جاتا ہے، ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے، جس سے مینڈکوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ زمین کے اندر جا کر سو جاتے ہیں۔ ان کی نیند کی مدت 7 سے 8 ماہ تک ہوتی ہے، یعنی ایک مینڈک تقریباً 7 سے 8 مہینے تک سو سکتا ہے۔ اناج کے لیے ہم کھیتی پر منحصر رہتے ہیں۔ برسات، سرما اور گرما جیسے موسموں میں کھیتی کے مخصوص کام کیے جاتے ہیں۔ چلیے اب سبق میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا سیکھا۔ ہماری اور دوسرے جانداروں کی ضرورتیں ماحول سے ہی پوری ہوتی ہیں۔ ہر قسم کے جانداروں کی ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ بندر اور گلہری شجری حیوانات ہیں، ان کو درختوں کی وجہ سے سہارا اور غذا ملتی ہے۔ ان کے فاسد مادوں کے ذریعے اس کے درخت کے بیج ہر طرف پھیل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نئی جگہ پر درخت اگتے ہیں۔ بعض قسم کے پرندے بھی گھونسلے بنانے کے لیے درختوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ہر قسم کے جانداروں کی ضرورتیں جہاں پوری ہوتی ہیں وہ وہیں پائے جاتے ہیں۔ شیر کی ضرورتیں گھاس کے علاقے میں پوری ہوتی ہے، اس لیے شیر گھاس کے علاقے میں پایا جاتا ہے۔ جو نباتات آبی نباتات نہیں ہوتی وہ دلدلی علاقوں میں نشو و نما نہیں پاتی۔ موسم کی تبدیلی کا اثر جانداروں کے اوپر ہوتا ہے۔ سرما میں درختوں کے پتے گرتے ہیں، اور جن جانداروں کے جسم پر بال ہوتے ہیں وہ اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ گرما کی ابتدا میں درختوں کی کونپلیں نکلتی ہیں۔ برسات میں ہر طرف ہریالی نظر آتی ہے، مینڈک دکھائی دیتے ہیں، کسان بہت محنت سے اناج اگاتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ سبق نمبر 2 ہمارا مکمل ہوا۔ سبق نمبر 1 کے سوال جواب ہم نے اپلوڈ کر دیے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ چوتھی جماعت کی پلے لسٹ میں اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ اس سبق کے سوال جواب حل کرنے میں بھی ہماری رہنمائی حاصل کر سکیں، اور اپنی تعلیم آپ جاری رکھیے۔